नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। चुनाव से पहले ही पुतिन ने दी पीएम मोदी को जीत की शुभकामनाएं। जानेंगे कि क्या कह रहे हैं रूस के राष्ट्रपति। बिना पीएम फेस लोकसभा चुनाव में उतरेगा इंडिया। कांग्रेस ने भी पवार का दिया साथ, कहा बाद में देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ी प्रियंका गांधी की मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट में आया नाम। बंगाल में बीजेपी लेफ्ट गठजोड़, ममता बनर्जी की टीएमसी को छुटा दी धूल, दीदी संग कहां हुआ खेला। टेस्ला की फैक्ट्री में रोबोट का इंसान पर हमला, हर तरफ बिखरा खूनी खून, सवालों के घेरे में है अरबपति एलन मस्क। नए साल में बढ़ेगा पीपीएफ पर ब्याज, मार्च 2020 से नहीं हुआ है कोई बदलाव। अब खबरें विस्तार से। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव में वोटिंग से पहले ही पीएम मोदी को जीत की शुभकामनाएं मिलनी शुरू हो गई है। रूसी राष्ट्रपति ने मोदी को जीत की शुभकामनाएं दी है। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने ये बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान कही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की भले ही अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पीएम मोदी को जीत की बधाई अभी से मिलने लगी है। खास बात है कि यह बधाई देश से नहीं बल्कि विदेश से मिल रही है। भारत के करीबी देश रूस की तरफ से यह बधाई आई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वह अपने दोस्तों की हर सफलता की कामना करते हैं। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही राजनीतिक ताकतों का गठबंधन कुछ भी हो, लेकिन नई दिल्ली और मॉस्को के बीच पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहेंगे। मालूम हो रहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय रूस के दौरे पर है। जयशंकर ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान ये बात कहते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दिया। पुतिन ने यह भी कहा कि उन्होंने यूक्रेन के घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री से बात की है। उन्होंने कहा कि कई बार मैंने उन्हें सलाह दी थी कि वह चीज़ें कैसी चल रही है और मुझे पता है कि वह यानी पीएम मोदी पूरी कोशिश करने को तैयार है ताकि मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके। रूसी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि भारत और रूस इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मॉस्को को यह जानकर खुशी हो रही है कि दुनिया भर में हो रही तमाम उथल-पुथल के बावजूद एशिया में हमारे सच्चे दोस्त भारत के साथ संबंध लगातार प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमें अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र को देखकर खुशी होगी। उन्होंने कहा कि मोदी रूस के दौरे पर हम सभी प्रासंगिक वर्तमान मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे, साथ ही रूसी और भारतीय संबंधों की संभावनाओं पर बात कर सकेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने डॉक्टर जयशंकर से प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से अभिवादन व्यक्त करने के लिए कहा। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी को बताएं कि हम उन्हें देखना चाहते हैं। हालांकि पुतिन ने कहा कि भारत में अगले व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रम होगा। संसद में आम चुनाव अगले साल होने हैं। हम अपने दोस्तों की उसमें सफलता की कामना करते हैं। हमें उम्मीद है कि वैसे भी राजनीतिक ताकतों का गठबंधन चाहे जो भी हो, हमारे देश के बीच पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करने का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी पवार के विचार से सहमत है और मानती है कि विपक्ष का ध्यान पूरी तरह से आगामी चुनाव पर होना चाहिए। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्ताव रखा, लेकिन खड़गे ने इसे ठुकरा दिया।
इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट विपक्ष आगामी लोकसभा चुनाव में अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार पेश नहीं करेगा, इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी एनसीपी चीफ शरद पवार की हाँ में हाँ मिलाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख पवार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम को कोई चेहरा घोषित नहीं करना चाहिए। पवार ने यह दलील दी है कि जनता पार्टी ने भी 1978 में पीएम उम्मीदवार को प्रोजेक्ट नहीं किया था और इसकी बजाय कांग्रेस को हराने के बाद मोरारजी देसाई को चुना था। यह ऐतिहासिक मिसाल पवार के पीएम उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करने के खिलाफ तर्क का आधार है। कांग्रेस पार्टी पवार के इस विचार से सहमत है और मानती है कि विपक्ष का ध्यान पूरी तरह से आगामी चुनावों पर होना चाहिए। गठबंधन की हालिया बैठक के दौरान टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शीर्ष पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव रखा था। दिलचस्प बात यह है कि खड़गे ने खुद इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि पीएम उम्मीदवार के मुद्दों को बाद में विचार करने के लिए छोड़ते हुए गठबंधन को अधिकतम सीटें जिताने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पवार के बयान के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने एनसीपी चीफ के साथ सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही मानती रही है कि पीएम उम्मीदवार की घोषणा चुनाव से पहले नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय लोकतंत्र का आधार संसदीय प्रणाली है। यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम से चुनाव नहीं होता है, जिसके लिए शीर्ष पद का चेहरा घोषित करना जरूरी होता है। हालांकि माना जा रहा है कि जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट के तौर पर अपना नाम घोषित करवाने को बहुत इच्छुक है। यह बात अलग है कि उन्होंने हाल ही में इस बात से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो किसी भी पद के उम्मीदवार नहीं है। क्या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी? इस सवाल पर जयराम रमेश ने कहा है कि यह निर्णय उन पर निर्भर है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि प्रियंका विधानसभा चुनाव में दमदार प्रचारक की भूमिका निभाती रही है और पार्टी लोकसभा चुनाव में भी उन्हें इसी तरह की भूमिका के लिए विचार कर रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ी मुसीबत में फंसी हुई दिख रही है। हाल ही में ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रियंका गांधी का भी नाम है। अब आपको बताएंगे कि वो कौन सा मामला है जिसमें प्रियंका गांधी का नाम आया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम भी है। ईडी का कहना है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट से हरियाणा में जमीन खरीदी और उसे सीसी थम्पी को बेच दी थी। क्या है ये पूरा मामला, समझिए। जिस केस में प्रियंका गांधी का नाम आया है वो फरीदाबाद के जमीन खरीदने और बेचने का मामला है। दरअसल साल 2005 और 2006 के बीच में फरीदाबाद में अमीपुर गांव में रॉबर्ट वाड्रा ने करीब 4018 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसे 2010 में उसी प्रॉपर्टी डीलर पाहवा को बेच दी गई। बिल्कुल इसी तरह से प्रियंका गांधी ने 2006 में पाहवा से जमीन खरीदी थी और 2010 में पाहवा को बेच दी थी। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाहवा और थम्पी बेहद करीबी है। उनके थम्पी को भी अमीरपुर में जमीन खरीदवाई थी। बता दें कि सीसी थम्पी भगोड़े संजय भंडारी का करीबी है, जिसे ईडी की विशेष अदालत ने 2020 में ही भगोड़ा घोषित कर दिया था। कौन है ये संजय भंडारी? तो संजय भंडारी को विदेशी गाड़ियों का सौदागर कहा जाता है। संजय भंडारी पहले लग्जरी गाड़ियों को विदेश से भारत लाता था और दिग्गजों को बेच देता था। किसी बिजनेसमैन के दौरान उसकी राजनीति के लोगों से पहचान हुई, जिसके बाद वो हथियार की दलाली करने लगा। संजय भंडारी को साल 2020 को ईडी की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। दरअसल 1 जून 2020 को ईडी ने संजय भंडारी को 3 कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद से ही उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। बता दें कि अभी तक संजय भंडारी की 26.55 करोड़ की संपत्ति को एजेंसी ने जब्त कर लिया है।
पूर्व मेदिनीपुर के महिपाशदल ब्लॉक के अमृतवेरिया सहकारी कृषि कल्याण समिति का चुनाव बुधवार को हुआ। इसमें बीजेपी लेफ्ट गठबंधन ने जीत हासिल की। नतीजे घोषित होने के बाद रामबाण गठबंधन को कुल 34 सीटों पर जीत मिली, वहीं टीएमसी ने 29 सीटों पर कब्जा कर लिया। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, तृणमूल लेफ्ट समेत कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने केंद्र की बीजेपी सरकार को हराने के लिए इंडिया अलायंस का गठन किया है। इसी बीच बंगाल में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। बंगाल में लेफ्ट और बीजेपी ने गठबंधन कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को हरा दिया है। हालांकि विजेताओं का कहना है कि यह कोई आधिकारिक गठबंधन नहीं है। महिषादल ब्लॉक के अमृतवेरिया सहकारी कृषि कल्याण समिति का चुनाव बुधवार को हुआ। यहां सहकारिता की कुल सीटें 63 है। इसमें कुल मतदाता 1540 है। चुनाव में 125 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। नतीजों की घोषणा के बाद देखा जा सकता है कि रामबाण गठबंधन ने 34 सीटों पर जीत हासिल की, वही सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ने 29 सीटों पर कब्जा कर लिया है। चुनाव की जीत के बाद लेफ्ट बीजेपी गठबंधन स्वाभाविक रूप से खुश था। लोकसभा चुनाव से पहले यह जीत राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। लेफ्ट की ओर से निरंजन मंडल ने कहा है कि 63 सीटें थी। यह उन लोगों का गठबंधन है जो पारदर्शिता और ईमानदारी चाहते हैं, कोई आधिकारिक गठबंधन नहीं है। यह लोगों का गठबंधन है। परेश चंद्र पाणिग्राही नामक एक व्यक्ति ने कहा है कि यह सभी के लिए एक सहज जीत है। सभी ने मिलकर इसे जीता। ऐसा कोई गठबंधन नहीं था। मैंने अपने अच्छे लोगों को चुना जो इस सहकारिता की रक्षा कर सके। तृणमूल के अलावा सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। संटू जाना नाम के एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि जहां तृणमूल को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लोगों ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जिन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि यह बोर्ड भ्रष्ट है। लोगों ने स्वफूर्त होकर वोट किया। यह जनता की जीत है, सत्य की जीत है। हम चाहते हैं कि यह बोर्ड बेहतर हो। और उधर इस नतीजे के बाद अमृतवेरिया क्षेत्र के तृणमूल प्रभारी और महिषादल ब्लॉक महासचिव चित्रलाल मैत्री ने कहा है कि सहकारिता वामपंथ के कंट्रोल में थी। हमने कई सीटें बढ़ाई है। रामबाण गठबंधन ने जमीन पर लड़ाई लड़ी। हमने अकेले लड़कर 63 में से 29 सीटें जीती। इसका असर लोकसभा पर नहीं पड़ेगा। यह महज सहयोग है कि विपक्षी दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इससे तृणमूल के साथ लेफ्ट और कांग्रेस भी है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में गठबंधन राज्य में कितना प्रभावी होगा, इसे लेकर राजनीति विश्लेषकों के एक वर्ग के मन में सवाल उठने लगे हैं। टेस्ला की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा देखने को मिला है। एक रिपोर्ट की माने तो टेस्ला की फैक्ट्री में रोबोट ने कर्मचारी पर हमला किया। इस हमले में रोबोट ने कर्मचारी को पकड़ लिया, जिससे उसके बाह पर जख्म हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो टेस्ला कर्मचारी के चोट की रिपोर्ट नहीं कर रहा है। अमेरिका के टेक्सास में एलन मस्क के कार कंपनी टेस्ला की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में खराबी के बाद एक इंजीनियर पर रोबोट ने हमला कर दिया। अपने साथी कर्मचारी के साथ ऐसा होता देख 2 लोग भयभीत हो गए। जिस मशीन ने हमला किया था उसे ताज़ा एल्यूमिनियम कार के हिस्सों को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था। रोबोट ने एक आदमी को तब पकड़ लिया जब वह पास ही के 2 अन्य रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहा था। एक रिपोर्ट्स की माने तो रोबोट्स के धातु वाले पंजे टेस्ला कर्मचारी की पीठ और बाह में घुस गए। कारखाने के फर्श पर खून का निशान फैल गया। दूसरे कर्मचारी ने इमरजेंसी बटन दबाकर रोबोट को रोका। हमले में पीड़ित के पाए हाथ पर घाव लग गया। घटना का खुलासा ट्रैविस काउंटी और संघीय रेगुलेटरों को दायर की गई। 2021 की एक रिपोर्ट की माने तो जबकि 2021 या 2022 में टेक्सास कारखानों में टेस्ला की ओर से नियामकों को किसी अन्य रोबोट से जुड़ी चोट के बारे में सूचना नहीं दी गई थी। इस घटना के बारे में जानकारी ऐसे समय आई है जब हाल ही के दिनों में रोबोट से होने वाले जोखिम बड़े हैं।
कई कंपनियों में रोबोट से होने वाली चोट और शतरंज खिलाड़ी की उंगली तोड़ने वाले रोबोट के मामले इसी साल आए हैं। टेक्सास की फैक्ट्री में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक वकील ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि श्रमिकों के साथ बातचीत में पता चलता है कि कारखाने में हुई चोटों की संख्या कम बताई जा रही है। वकील ने कहा है कि इस कम रिपोर्टिंग में 28 सितंबर 2021 में एक निर्माण श्रमिक की मौत भी शामिल है। वकील हन्ना ने कहा है कि मेरी सलाह है कि रिपोर्ट बेहद ध्यान से पढ़ी जाए। ट्रेविस काउंटी मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले निर्माण श्रमिकों का नाम रामिरेज है, जिसकी मौत हीट स्ट्रोक से हुई थी। पिछले साल वर्कर्स डिफेंस प्रोजेक्ट ने गीगा टेक्सास के श्रमिकों की ओर से यूएस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि टेस्ला के ठेकेदारों और उपठेकेदारों ने कुछ कर्मचारियों को झूठे सुरक्षा प्रमाण पत्र दिए हैं। अलेक्जेंडर ने कहा है कि श्रमिकों ने बताया कि जब भी उन्हें परीक्षण की जरूरत होती थी तो उन्हें पीडीएफ या तस्वीरें भेज दी जाती थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वर्कर प्रशिक्षण ले सके। पीपीएफ पर ब्याज दरों में मार्च 2020 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगले साल देश में आम चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए सरकार पीपीएफ पर ब्याज दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर सकती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर ब्याज दरों में अप्रैल 2022 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी सुई 7.1% पर ही अटकी हुई है। इस दौरान सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी दूसरी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर में तेजी आई है। इन्हें पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम भी कहा जाता है। इनके ब्याज दरों में हर तिमाही बदलाव किया जाता है। इस महीने के अंत में इनका रिवीजन होना है। क्या इस बार पीपीएफ की ब्याज दरों में बदलाव होगा? इस साल अप्रैल में देश में आम चुनाव भी होना है। इसे देखते हुए सरकार पीपीएफ के निवेशकों को सरप्राइज दे सकती है। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर सेकेंडरी मार्केट में 10 साल के मैच्योरिटी पीरियड वाले बॉन्ड्स पर मिलने वाले लीड पर निर्भर होती है। सरकार पिछले 3 महीने के औसत यील्ड के हिसाब से स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज तय कर सकती है। श्यामला गोपीनाथ कमेटी के सिफारिशों के मुताबिक ऐसा किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2016 में यह फॉर्मूला नोटिफाई किया था। इसके मुताबिक पीपीएफ की ब्याज दर पिछले 3 महीने के बेंचमार्क यील्ड से 25 बेसिस अंक अधिक होता है। सितंबर से अक्टूबर 2023 के दौरान बेंचमार्क 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 7.28% रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो जनवरी और मार्च की तिमाही में पीपीएफ की ब्याज दर करीब 7.53% होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछली तिमाहियों के दौरान इस फॉर्मूले के आधार पर पीपीएफ का ब्याज नहीं बढ़ाया है। फिशडम के हेड ऑफ रिसर्च नीरव आर करकेरा ने कहा है कि पिछली कुछ तिमाहियों में पीपीएफ की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाकी छोटी बचत योजनाओं का ब्याज फॉर्मूले के मुताबिक, इसलिए पीपीएफ के लिए ब्याज में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन एक फाउंडर अभिषेक कुमार ने कहा है कि जनवरी से मार्च तिमाही में पीपीएफ पर ब्याज में बढ़ोतरी की संभावना नहीं के बराबर है। हालांकि अगले साल होने वाले आम चुनाव को देखते हुए सरकार सरप्राइज दे सकती है। पीपीएफ पर जनवरी से मार्च तिमाही में ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया जा सकता है। देश में अप्रैल में आम चुनाव होने हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कई पदों पर भर्तियां की जा रही है। इन पदों पर भर्तियों के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तारीख तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 का आधिकारिक नोटिफिकेशन 291 पदों पर जारी कर दिया गया है। भर्ती के जरिए इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ और कैंटीन अटेंडेंट के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनकम टैक्स स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 दिसंबर 2023 से शुरू हो गए हैं। ऐसे में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर
19 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके आवेदन शुल्क की, तो भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये रखा गया है। फीस का भुगतान अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। बात करते हैं आयु सीमा की। इनकम टैक्स स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 में मल्टीटास्किंग स्टाफ और कैंटीन अटेंडर के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक रखी गई है। वही स्टेनोग्राफर और टैक्स असिस्टेंट पद के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तक रखी गई है। जानकारी या नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के नियमों के मुताबिक छूट भी दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इनकम टैक्स स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 में मल्टीटास्किंग स्टाफ और कैंटीन अटेंडेंट पद हेतु योग्यता 10वीं पास रखी गई है। वही अन्य पदों के लिए योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। ऐसे में अभ्यर्थी शिक्षण योग्यता से जुड़ी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन स्पोर्ट क्वालिफिकेशन के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब कैसे कर सकते हैं आप आवेदन? तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद भर्ती पर लिंक करें। अब पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके यूजर आईडी को पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद फॉर्म भरें और संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फीस का भुगतान करें और सबमिट करें। इसके बाद फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें। एमफिल की मान्यता समाप्त कर दी गई है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को एडमिशन रोकने के लिए कहा है। एमफिल कर रहे छात्रों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूजीसी ने छात्रों को भी सतर्क रहने को कहा है। उच्च शिक्षा संस्थान केवल यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट डिग्रियां ही प्रदान कर सकते हैं। यदि आप एमफिल पाठ्यक्रम में दाखिला लेने जा रहे हैं या ऐसी कोई भी योजना बना रहे हैं तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब एमफिल की डिग्री की मान्यता समाप्त कर दी गई है। अब कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय एमफिल की डिग्री या पाठ्यक्रम छात्र को ऑफर नहीं कर सकेगा। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के मुताबिक यूजीसी के विश्वविद्यालय को 2024 और 25 सेशन के लिए एडमिशन रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है। हालांकि पहले से ही एमफिल कर रहे छात्रों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूजीसी ने देश भर के सभी छात्रों को भी इस संबंध में सतर्क रहने को कहा है। यूजीसी का कहना है कि छात्र किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित एमफिल प्रोग्राम में दाखिला न ले। यूजीसी के मुताबिक एमफिल की डिग्री को मान्यता नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालयों या फिर उनसे संबंधित कॉलेज एमफिल न कराए। हालांकि यूजीसी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बावजूद भी कुछ विश्वविद्यालय एमफिल जैसे प्रोग्राम उपलब्ध करा रहा है। इसी को देखते हुए यूजीसी ने अब छात्रों को भी सतर्क रहने को कहा है। छात्रों के बीच अभी भी असमंजस की स्थिति है और एमफिल पर यूजीसी की अधिसूचना के बाद मौजूदा छात्रों के लिए इसकी वैधता पर प्रश्न आ रहे हैं। इस पर यूजीसी चेयरमैन का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थान केवल यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट डिग्रियां ही प्रदान कर सकते हैं। यूजीसी यानी पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया विनियम 7 नवंबर 2022 को अधिसूचित कर दिए गए हैं। अधिसूचना के नियम 14 में कहा गया है कि पीएचडी नियमों की अधिसूचना से पहले शुरू हुआ एमफिल कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। यानी अधिसूचना जारी किए जाने से पहले दाखिला ले चुके छात्र को एमफिल की उपाधि के लिए पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसमें यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उपरोक्त नियमों की अधिसूचना के बाद अब देश भर का कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान एमफिल की पेशकश नहीं कर सकता है। एक बार फिर कोरोना ने पैर पसार दिया है और इसकी वजह से साउथ के सुपरस्टार और डीएमडी के नेता विजयकांत का निधन भी हो गया है। उन्हें खांसी और सर्दी से तकलीफ की शुरुआत हुई, जिसके बाद टेस्ट में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था।
एक बार फिर से कोरोना ने जिंदगी खत्म करने की कहानी शुरू कर दी है। फिल्म इंडस्ट्री और डीएमडी के नेता विजयकांत का निधन कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना की वजह से इंडस्ट्री में हुई इस पहली मौत ने एक बार फिर से लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है। देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम यानी डीएमडी के नेता और गुजरे जमाने के फेमस तमिल एक्टर विजयकांत का गुरुवार को चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी उम्र करीब 71 साल थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमेटोलॉजी इंटरनेशनल के एक प्रेस रिलीज जारी कर रहा विजयकांत को निमोनिया के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इसके बाद से वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इससे पहले पार्टी ने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि विजयकांत की रिपोर्ट में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि विजयकांत लंबे समय से बीमार थे और उनकी पत्नी प्रेमलता ने कुछ ही दिन पहले ही पार्टी की कमान संभाली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की शुरुआत 2 दिन भारत के लिए मुश्किलों भरे रहे। भारतीय टीम ने पहली पारी में केएल राहुल के शतक के बावजूद कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सकी थी, तो दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने उसकी तेज गेंदबाजों को जमकर धोया। अब मैच हाथ से निकलते दिख रहा है, लेकिन अब भी टीम इंडिया कमबैक कर सकती है। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में भारतीय टीम मुश्किल में दिख रही है। वह पहली पारी में केएल राहुल के 101 रनों के बावजूद सिर्फ 245 रन भी बना पाई। जवाब में साउथ अफ्रीका ने कमाल की बल्लेबाजी की है। डीन एल्गर 140 रन बनाकर नाबाद है और मेजबान ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 256 रन बना लिए हैं। डेविड के साथ एल्गर ने बल्ले से खूब तबाही मचाई। शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा निशाने पर रहे। देखा जाए तो वह 11 रनों की लीड के साथ ड्राइविंग सीट पर है। हालांकि टीम इंडिया वापसी कर सकती है, लेकिन उसे इसके लिए 5 काम करने होंगे। भारतीय टीम आज सबसे पहले काम शतकवीर डीन एल्गर को निपटाना चाहेगी। जितना जल्दी वह आउट हो गए भारत के लिए उतना ही बेहतर है। अगर वह टिक गए तो कुछ घंटों में भारत के हाथ से मैच निकल जाएगा। बुमराह ने अभी तक 2 विकेट ली है, लेकिन भारत को उनसे कुछ और उम्मीद है। अगर वह कुछ और विकेट पहले सत्र में निकाल पाते हैं तो टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। इससे दूसरे छोर पर भी दबाव बनेगा और साथ ही गेंदबाजों को फायदा मिलेगा। इसकी कोई शक नहीं है कि स्पिनर के लिए मैदान पर बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय धाकड़ आर अश्विन से विकेट की उम्मीद होगी। शार्दुल ठाकुर और डेब्यू स्टार प्रसिद्ध कृष्णा कुछ खास नहीं कर पाए हैं, इससे उन पर प्रेशर बढ़ गया है। प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग के लिहाजा से परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन बावजूद इसके वह कुछ खास नहीं कर पाए। अब समय है कि वह आज पहले सत्र में जब भी गेंदबाजी करने आए तो कल के नुकसान की भरपाई करे। अगर वह 1-2 विकेट जल्दी निकालते हैं तो काम बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि गेंदबाज अगर खराब कर रहे हैं तो कप्तान के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ रोहित शर्मा को अपने दाव से विपक्षी टीम को हैरान करना होगा। यह फील्डिंग का चाल भी हो सकता है। अगर रोहित डीन एल्गर को फंसाने में कामयाब होते तो भारत कमबैक कर सकता है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।